हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि सर बीआरएफ के एमसीक्यू जो भी है वो समझाओ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो सिर्फ सॉल्यूशन लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं उसके समझा भी दूंगा कि क्यों ऐसा होता है, ताकि अगर आपको एग्जाम के अंदर कुछ भी अगर उसमें चेंजेस करके भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो देखो मैंने बीआरएफ का जो कोर्स है उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताया ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है जिन्होंने वो कोर्स बाई नहीं किया है तो फिर भी कोई बात नहीं, आप एमसीक्यू के लिए एटलीस्ट इस चीज को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और देखो आप लोग को यहाँ पर मैं पहले पिछले साल के कुछ एमसीक्यू है वो करवा देता हूँ, फिर कुछ नए एमसीक्यू भी कल परसों की बैच में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखो स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर जो पिछले साल का पेपर था, ठीक है, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और देखो उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, अब तक देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच लॉ अप्लाइड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के लिए कौन सा लॉ अप्लाइड है। तो देखो एक चीज समझो कि पहले ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 के अंदर। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी दिया कि पहले 1872 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था और उसी के अंदर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी था। ठीक है, उसी के अंदर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी था। फिर 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की अलग सेक्शन बना के अलग उसका एक लॉ बना दिया और ये एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 1930। ठीक है, ये डेट भी याद रखो, शायद पूछ सकते। तो देखो यहां पर आपको लिखा ही है कि दिस एक्ट मतलब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो डिफाइन करता है। ओके, और ये एक टाइप का अमेंडमेंट ही है जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आया था। ठीक है, मतलब ये जो लॉ बना है ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपने सेमेस्टर 5 में सीख के गए थे ना, उसी में से बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज याद रखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो गुड्स को बेचने के रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उसके सारे प्रोविजन कवर है। ठीक है, और ओनली फॉर द मूवेबल एसेट्स। ठीक है, ध्यान रखना मूवेबल एसेट्स को आप जब बेचते हो तो उसके अंदर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजन है उसको एप्लीकेबल करते हो। लेकिन देखो जो बाकी की कॉमन प्रोविजन है जैसे लाइक एग्रीमेंट, ऑफर करना, ठीक है, फिर प्रॉमिस करना, कंसीडरेशन, ये सब चीज के लिए वापस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपने सीखा था वो भी एप्लीकेबल तो रहेगा ही रहेगा। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल तो रहेगा, बिकॉज वो एक बेसिक लॉ है। ठीक है, फिर हर एक चीज का एक स्पेसिफिक लॉ भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाया। ठीक है, ठीक है, तो वैसे हम लोग ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी एक्ट भी है अपने पास। तो यहाँ पर एक बात समझो कि आपको ये सी वाला ऑप्शन है ना वो करेक्ट आएगा, बिकॉज दोनों जो है वो एप्लीकेबल। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो एप्लीकेबल है ही है, साथ साथ में साइलेंटली इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये एक बार कर लेना। ठीक है, Which company can invite the public to buy share and debenture? ओके देखो buy share and debenture, कौन सी कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर और डिबेंचर के लिए। देखो एक चीज समझो, यहां पर ऑप्शन आना चाहिए पहले तो बी। पहले मैं आंसर बता देता हूं कि ऑप्शन आएगा बी, कि पब्लिक कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर और डिबेंचर के लिए, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो अगर एग्जाम में यहां पर कैन के जगह कैन नॉट लिख दिया जाए, ठीक है, और फिर आपने याद करके गए कि हाँ सर इसमें तो पब्लिक कंपनी आता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फिर ऑप्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो कैन के जगह कैन नॉट लिख दिया तो फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर और डिबेंचर की एप्लीकेशन के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। ठीक है, तभी तो उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, वरना प्राइवेट कंपनी क्यों बोलेंगे। आप उसकी डेफिनेशन पढ़ो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, उसके डिफरेंस पढ़ो, ठीक है, तो आपको पता लगभग चल जाएगा। ठीक है, मैंने देखो बोला है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपने ठीक से पढ़ा है ना तो ये शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाए। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये पूरा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
वो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द 1% कंपनी। देखो 1% कंपनी मतलब ओपीसी, 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने रखा था। अब देखो इसमें ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, बस सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, कि जे ईरानी कमेटी थी ना, उसने ये 1% कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अच्छा, ये 1% कॉन्सेप्ट जो है वो क्या पहले था? क्या नहीं था? देखो हमारे इंडिया में पहले था 1956। एक सेकेंड, हमारे इंडिया में जो पहला लॉ था वो 1956 में था, इससे पहले वाला। ठीक है, वैसे इससे पहले भी बहुत सारे लॉ आते थे कंपनीज के अंदर, लेकिन लास्ट लॉ था वो 1956 था, इंडियन कंपनीज एक्ट। और उसके बाद 2013 में ये लॉ जो है वो हम लोगों ने चेंज किया। तो 1956 वाला जो लॉ था ना, उसमें 1% कंपनी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये वाला जो लॉ आया ना, उसमें 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट इनपुट किया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पार्टी टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है? ठीक है, कितनी पार्टीज होती है? तो देखो पार्टीज होती है, एक तो राइटर, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है ना क्या होता है, कि जैसे एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, ये एक बिल लिखता है और इसको सेंड करता है और इसको बोलता है कि तू एक्सेप्ट कर। ओके, तो यहां पर एक तो राइटर होता है, एक तो ड्रॉवी होता है और एक तो पेई होता है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्स जो है वो किसी और व्यक्ति, मतलब देखो यहाँ पर तीनों तीन ऑप्शन आ गए, ए बी और सी, तो ऑप्शन हो गया डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो राइटर होता है, ड्रॉवी होता है और पे भी होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड, तो कुछ टॉपिक जो है, जैसे ये वाली पीडीएफ है, ये मैंने कुछ टॉपिक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बताया, आगे हम देखेंगे। मैं आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले लेना। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, अ पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखो, अ पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग, कौन कौन सी पार्टीज होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर? तो एक तो देखो ड्रॉई होता है, यस बिल्कुल होता है, पेई होता है, बिल्कुल होता है, एंडोर्सर, क्या उसको हम एंडोर्स कर सकते हैं? यस, तो यहां पर भी ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। चल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। यहां पर मैं आपको दो तीन एक्स्ट्रा चीज भी सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से समझो। क्या बोला गया? विच डॉक्ट्रिन इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर नोटिस। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके, तो यहां पर विच डॉक्ट्रिन इज नोन एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजरल नोटिस, मतलब आप समझो यहां पर आपका जो आंसर आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आएगा। और देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि अगर कोई कंपनी है, अगर उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। जो भी पर्सन कंपनी के साथ डीलिंग करता है, एटलीस्ट ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ के समझ के ही वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में अगर आप उस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और फिर समझो आपको पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आपने किया कंपनी के साथ, वो कंपनी के पास उस कॉन्ट्रैक्ट करने की, या कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट करने की अथॉरिटी ही नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी ने मेरे को पहला क्यों नहीं बताया कि मेमोरेंडम में लिखा है, आर्टिकल में लिखा है। यहाँ पर ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि कंपनी के जितने भी, मतलब कंपनी के साथ जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको एटलीस्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में पब्लिकली पता तो है। ठीक है, तो ये हो जाता है। और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये आपका एक शॉर्ट नोट में भी करके जाना, शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं ये सवाल। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये भी आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, और एक दूसरा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। ठीक है, वो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कि वहां पर जो परचेजर है, ठीक है, जो परचेस करता है, तो उसको सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, कि भाई आप संभाल के खरीदो। ठीक है, कि बेचने वाले का तो काम ही है बेचना। अगर आपको गुड्स देख के खरीदना नहीं आता है
तो वो फिर आपकी गलती है, ठीक है। तो वो हम लोग ने पढ़ा भी था। चलिए, अब देखो ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो फिर आप कॉमर्स क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। एमसीए मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी कंपनी का कोई भी काम होता है, ठीक है, जैसे लाइक कंपनी को रजिस्टर करना, कंपनी के आर्टिकल को फाइल करना, मेमोरेंडम को फाइल करना, किसी कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम के बारे में मुझे जानना है तो उसके लिए मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ना, उस कंपनी का आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, ये सब का। तो ये सब मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये सब मिलेगा मुझे एमसीए के पोर्टल पे। आप गूगल पे जाके सर्च करो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या सर्च करोगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वहां पर आपको पूरा एक वेबसाइट मिलेगा गवर्नमेंट का, उधर जाके आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी कंपनी का, ठीक है, और बाकी जो भी कंपनी के रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो वहां से कंप्लीट होती है। तो देखो यहाँ पर नाम है मिनिस्ट्री, तो देखो मिनिस्ट्री तो सब जगह आ रहा है, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर ऑफ है, ओके। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट आता है, कंपनी आता है, मैंने बोला कॉर्पोरेट आता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, द गुड्स रिमेनिंग एट द रिस्क ऑफ, ओके, फिल इन द ब्लैंक है, until the ownership of the goods has been transferred to the buyer। देखो यार सिंपल सा टॉपिक है कि जब तक गुड्स जो है वो अगर ट्रांसफर नहीं हो जाता ओनर के, ठीक है, ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप जो है वो गुड्स की ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक वो रिस्क किसका रहता है, तो बोले सर सेलर का रहता है, ठीक है, सिंपल सा। मतलब जब तक ओनरशिप जो है गुड्स की वो ट्रांसफर नहीं हो जाती सेलर को, तब तक तो रिस्क तो सेलर का ही रहेगा। चलिए, द गुड्स विच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई गुड्स एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और बोला भी है कि आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, मतलब सेलर की पोजीशन में भी था, सेलर के पास था वो गुड्स, उसकी दुकान में, उसकी गोडाउन में अवेलेबल था एट द टाइम ऑफ सेल्स, उस गुड्स को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। अब देखो आपको सारे गुड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो नाउ मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखो सभी गुड्स के बारे में थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देखो आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में तो पता ही है, देखो लिखा भी है, दोज गुड्स दैट आर फिजिकली प्रेजेंट एंड ओनर, मतलब जो ओनरशिप है, जो फिजिकल है गुड्स, और पोजीशन बाय द सेलर, ठीक है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। एक तो फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, उसका खुद के मालिकी का होना चाहिए, पोजीशन भी होना चाहिए। अब फ्यूचर गुड्स की बात करते हैं, दोज गुड्स, ओके, दोज गुड्स दैट आर येट टू बी द मैन्युफैक्चर, मतलब ऐसा कोई गुड्स जो अभी तो देखो अभी तक मैन्युफैक्चर होना बाकी है, बनाना बाकी है, क्रिएट करना बाकी है। जैसे समझो कोई स्टूडेंट्स आता है मेरे पास कि सर आपका कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है कोर्स ज्वाइन कर लो, लेकिन उसमें वीडियो है ना हम लोग बना के डालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने में हम लोग उसके धीरे धीरे वीडियो बना के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप कोर्स ज्वाइन कर लो, हर हर दिन एक लेक्चर होगा और एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा जो गुड्स है जो अभी बनाना बाकी है, मैन्युफैक्चर करना बाकी है, प्रोसेस करना बाकी है, तो उस गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर गुड्स, के फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएगा। फिर आता है स्पेसिफिक गुड्स, देखो दोज गुड्स दैट आर आइडेंटिटी, एक सेकेंड है, वॉइस आ रहा है ना, दोज गुड्स, ओके, दैट आर आइडेंटिफाई एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देखो आइडेंटिफाई भी हो गया और हम लोग रेडी भी हो गए, एग्री अपॉन द एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, ये वाला सामान चाहिए। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो दुकान में तो वो एक स्पेसिफिक गुड्स हो जाता है, ठीक है। चलिए, और एग्जिस्टिंग भी हो जाता है। अनअसर्टेन गुड्स, मतलब ऐसा गुड्स जो आपने अभी तक फिक्स नहीं किया, असर्टेन नहीं किया, ठीक है। जैसे लाइक देखो द गुड्स दैट आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना तब आपने गुड्स आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको हम बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। और स्पेसिफिक गुड्स या तो फिर सर्टेन गुड्स, इसको सर्टेन गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स को सर्टेन गुड्स भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या होता है, वो आइडेंटिफाई हो जाता है। देखो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई लिखा है और यहाँ पर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई ऐसा लिखा है। देखो
नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई, मतलब ऐसा गुड जो आपने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है, और ऐसा गुड जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो दोनों में देखो क्या फर्क है, ठीक है। तो देखो मैंने आपके लिए ये चीज बना के रखी है, आप एक बार पढ़ लेना। चलिए, उसके बाद 10th, अब देखो यहां पर बोला गया कि क्या, द सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस पूछा है कि आपको कौन से स्टेज में कंपनी का फॉर्मेशन करना है। ओके 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 ओके, देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया अगर आपको बनानी है तो कौन सा स्टेज पहला आना चाहिए, पहला कौन सा स्टेज आना चाहिए। देखो पहला आपका स्टेज आना चाहिए यहाँ पर, आपको क्या लगता है पहला कौन सा स्टेज आना चाहिए। देखो पहला तो प्रमोशन, ओके ओके, प्रमोशन होना चाहिए ना, पहले तो प्रमोशन। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक तो आपका है, ठीक है, मतलब पहला तो आपका आना चाहिए सेकंड नंबर, मतलब सेकंड जो है वो तो आपका पहला ही आना चाहिए। तो अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, कई बार क्या होता है कि आपको पहला स्टेप पता है कि हाँ पहला तो ये आना चाहिए, तो उधर से आपका बाकी का आधा काम हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर फोर्थ नंबर है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो इनकॉर्पोरेशन आएगा, मतलब नंबर 1 आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद देखें तो सब्सक्रिप्शन ऑफ द कैपिटल्स आएगा, ओके। और फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो एक और भी बात है, आपको ये पता भी होना चाहिए कि लास्ट स्टेप कौन सा था, लास्ट स्टेप कौन सा था, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये मिलेगा, उसके बाद आप कंपनी स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको ये तो मालूम है कि लास्ट वाला टॉपिक जो है वो क्या है, थर्ड। तो देखो यहाँ पर भी थर्ड डाल दिया था, यहाँ पर भी थर्ड डाल दिया, और पहले वाला टॉपिक पता है कि हाँ वो प्रमोशन होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है उधर से आप ऑप्शन ए सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पहला और लास्ट वाला ऑप्शन तो आपको पता था, बाकी का गया भाड़ में। पहला और लास्ट वाला प्रोसेस का याद रखो, और आधा काम कई बार तो वहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब देखो ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं, एक बार तो यूनिवर्सिटी ने इसको मैच द कॉलम में भी पूछा हुआ है, और बहुत सारी कॉलेज में ये चीज मैच द कॉलम में भी पूछी गई है। तो चलिए इसमें क्या बोला गया कि द फॉर्म इन द, ओके फिल इन द ब्लैंक है, इज एप्लीकेबल टू द अनलिमिटेड कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल। ओके, अनलिमिटेड कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है, उसको कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा उसका प्रॉपर। अब देखो ये जो टेबल है उसके अंदर क्या लिखा है, देखो कि अगर आपकी कंपनी है जिसके पास लिमिटेड बाय गारंटी, ओके, और एक तो लिमिटेड बाय द गारंटी, दो चीजें, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। लेकिन फर्क क्या है, इसमें है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और इसमें है हैविंग अ शेयर कैपिटल। बात आई समझ में, बी और सी हो गया, ठीक है, बी और सी हो गया, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय द गारंटी, ओके। और एक में शेयर कैपिटल नहीं होगा और एक में शेयर कैपिटल होगा। उसके बाद डी और ई में क्या करना है, अनलिमिटेड कंपनी है, देखो अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी, दोनों में अनलिमिटेड अनलिमिटेड। एक में है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एक में है हैविंग शेयर कैपिटल। बात क्लियर। और लास्ट वाला है जो कंपनी ऐसी है जो लिमिटेड बाय शेयर है, मतलब ऐसी कंपनी जिसके शेयर जो है, ठीक है, जितने शेयर कैपिटल है ना बस उतनी ही उस कंपनी की लायबिलिटी हो जाएगी, अगर इन केस अगर वो कंपनी डिफॉल्ट करती है या फिर लिक्विडेशन में जाती है, तो शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो उसकी शेयर की अमाउंट जो फेस वैल्यू होती है ना उतनी ही लिमिटेड रहेगी। तो बस यहाँ पर अपने केस में शायद ई वाला टॉपिक था, तो बस हम लोग यहाँ पर ई वाला टॉपिक टिक कर लेते हैं, सर जी ये ई वाला आएगा। और ये एफ किस में लगता है, लिमिटेड बाय शेयर, और बाकी सब आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ा दिया, ओके। ये तो देखो बच्चों बच्चों को पता है, हु इज द ड्रॉई इन द चेक, तो देखो ये होता है बैंकर्स। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द प्रोमिसरी नोट मेड, कितनी कॉपी बनती है, देखो प्रोमिसरी नोट की कॉपी कितनी बनती है, तो देखो एक ही बनती है, एक ही कॉपी बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हु इज द रिस्पॉन्सिबल इफ द कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट इवन इफ द फाउंड दैट द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव आफ्टर द कंज्यूमर इंस्पेक्शन। मतलब देखो ये तो सरासर बेवकूफी होगी ना, कि अगर आप कंज्यूमर हो, आपको पता है ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, और फिर भी उस प्रोडक्ट को खरीदते हो,
तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? उस प्रोडक्ट को खरीदा क्यों? जब पता था आपको, इंस्पेक्शन से पता था कि खराब था, क्यों खरीदा? ठीक है, तो ये हो गया बायर्स का प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया बायर्स का गलती हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी कैन नॉट बी इश्यू बाय द पब्लिक? ओके, देखो विच शेयर कैन नॉट बी इश्यू बाय द पब्लिक कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी कौन से शेयर इश्यू नहीं कर सकती? देखो इक्विटी शेयर तो इश्यू कर सकती है, वरना पब्लिक कंपनी करेगी क्या? इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो ये तो कर सकती है। तो अगर देखो ए ऑप्शन इज राइट, ओके, मतलब ए ऑप्शन जो है वो तो कर सकता है, पब्लिक कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर इश्यू कर सकता है। आपको पूछा कैन नॉट, मतलब ए इज राइट, तो सी भी तो राइट हो जाएगा ना, बिकॉज सी भी जो है ना, सी जो है उसमें भी तो ए वाला ऑप्शन आ रहा है। हमें क्या पूछा है? कैन नॉट, मतलब कौन सा शेयर नहीं कर सकता। तो यार हो सकता है बी या डी आएगा आंसर। तो प्रेफरेंस शेयर कर सकती है, कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेफर शेयर जो है ना वो नहीं कर सकती। ठीक है, डेफर शेयर नहीं कर सकती कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती। ओके, तो खत्म स्टूडेंट्स आप लोग का 15 एमसीक्यू। और देखो यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे हैं वो अच्छे से पढ़ लो। देखो यहाँ पर इलीगल एसोसिएशन है, कंडीशन के साथ साथ आप वारंटी भी पढ़ लो। ओके, हाउ मेनी पार्टीज ऑफ द चेक, चेक की पार्टी कितनी होती है और कौन कौन सी होती है, बहुत सिंपल सा है। और ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्लोज। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो क्लॉजेज है, 6 क्लॉजेज है, ठीक है, उसमें कौन कौन से 6 क्लॉजेज है उसके नाम तक याद रख लो। ठीक है, और लिस्ट द कंटेंट, देखो ये भी होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी कंटेंट हम लिखते हैं, वो भी एक बार अच्छे से पढ़ लो। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको इंपोर्टेंस दिया, उसमें ये है ही है। ओके, और चेक का जो डेफिनेशन है, चेक के साथ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्शन, ये भी पढ़ लो। फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसी टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपको डिफरेंस बताना है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपको यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में लिखना है और उसकी एसेंशियल। ओके, और गुड्स एंड डिफाइन द गुड्स एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ द गुड्स। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स के 44 मार्क्स। ठीक है, अच्छे से उसने हमारे नोट्स फॉलो किए थे, अच्छे से सारे लेक्चर फॉलो किए थे। 44 मार्क्स था, वो भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, तो सोचो। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट था, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। अब यहाँ पर ऑक्शन सेल्स है, प्रमोटर्स है। तो देखो यहाँ पर से आपको अगर सारे टॉपिक भी पढ़ के नहीं जाना है, आपको अगर एक टॉपिक है जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवी टेम्पटर है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट विल है, ये सारे जो टॉपिक है उधर से एक आध डॉक्ट्रिन आने का पूरा चांसेस होता है, और इसको अच्छे से समझ के चले जाओ। ठीक है, क्योंकि एक ही सवाल लिखना है वहां से। और यहाँ पर सेल्स एम्बेलमेंट, ठीक है, डोमिसाइल। अच्छा, ये जो क्लोज है ना, ये जो क्लॉज है इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का जो क्लॉज है। ठीक है, ये रजिस्टर ऑफिस क्लॉज हो गया, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ढूंढते रहते हैं बुक्स के अंदर और मिलता नहीं है। ये रजिस्टर ऑफिस क्लॉज हो गया। जो आपके मेमोरेंडम का जो क्लॉज होता है ना, सेकंड क्लॉज, पहला नेम क्लॉज होता है, दूसरा सेकंड, जो सेकंड क्लॉज होता है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। ठीक है, वो जो 6 क्लॉज है ना उसमें से सेकंड क्लॉज पूछा था। सेल्स ओवर द मार्केट एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो यहाँ पर पूछा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जगह पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर सेल्स और बेलमेंट है, तो उसके जगह पर सेल्स और एग्रीमेंट ऑफ सेल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इस साल के पेपर के। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं। आई होप आप लोग को देखो ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और देखो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और इसमें जितने ज्यादा व्यूज आएंगे मैं आपको ऑडिट के ऊपर भी हो सके तो इसी तरीके से लेक्चर लेके आऊंगा, और उसके भी सारे जो एमसीक्यू है पास करके उसको समझा दूंगा, और भी कोई न्यू एमसीक्यू है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए तो गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर।